अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इमेजिंग मोडेलिटीज़ और आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ आरआईटी। मींस आपने जो रेडियोलॉजी है उससे रिलेटेड जितनी भी बेसिक्स हैं वो आपने इस सब्जेक्ट में देखनी है। इस सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे आप, और इस सब्जेक्ट में आपने जितनी भी रेडियोलॉजी की मोडेलिटीज़ हैं उन सब का इंट्रोडक्शन जो है वो देखना है। और हर मोडेलिटी की डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट सेमेस्टर्स में, जो भी आपके आगे सेमेस्टर्स आ रहे हैं, उनमें इंशाल्लाह जो है वो एक एक मोडेलिटी को हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इमेजिंग मोडेलिटीज़। तो इमेजिंग के जहाँ तक हम बात करें तो उसकी हिस्ट्री अगर देखा जाए, तो जब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन की, जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है कि हमारी आइज़ में जो इमेज बनता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो कहीं भी बैठे हैं, लेटे हैं, उठे हैं, बैठे हैं, जो भी आप जो है वो कर रहे हैं, तो आपके सामने जो भी चीज़ होती है वो आपको नज़र आ रही होती है। तो वो जो नज़र आ रही है, आपको चीज़ नज़र आ रही है, वो किसी ना किसी तरह से इमेज फॉर्मेशन हो रही है। और वो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है? आपके रेटिना पर हो रही होती है। आपके आई का पूरा स्ट्रक्चर है जो कि जो है वो उसके इमेज, उस चीज़ के जो भी आपके सामने ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को जो है वो बनाकर उसको प्रॉपरली आपको दिखा रहा होता है। तो ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रही होती है ये किसी एनर्जी के थ्रू हो रही होती है, और वो एनर्जी जो है वो लाइट की फॉर्म में होती है। अगर लाइट ना हो आपके सामने, आप किसी एक बहुत डार्क इन्वायरमेंट में जो है वो मौजूद हैं, तो आपको कोई भी चीज़ वहाँ पर नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर लाइट मौजूद नहीं है। और आपकी आई का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से डेवलप हुआ हुआ है कि वो लाइट की जो है वो प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन जो है उसकी इमेज फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो अर्लीस्ट जो इमेजेस प्रोड्यूस किए जाते थे, चाहे वो जो है वो आपके मेडिकल इमेजेस हों या नॉन मेडिकल इमेजेस हों, तो वो सब के सब जो है वो किस कौन सी एनर्जी को यूज़ करते थे? लाइट को। लाइट टू क्रिएट फोटोग्राफ्स आइदर ऑफ ग्रॉस एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स और इफ अ माइक्रोस्कोप वाज यूज्ड। या तो हम अगर ग्रॉस कोई स्ट्रक्चर देखना है तो लाइट यूज़ हो रही थी, अगर कोई बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर देखना है तो भी लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ किए जाते थे, जिससे हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेंस जो हैं वो देखे जाते थे। लाइट इज स्टिल एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर क्रिएशन ऑफ इमेजेस, हाउएवर विजिबल लाइट डजंट अलाउ अस टू सी इनसाइड द बॉडी। तो हमारे पास जो ये जो लाइट है ये आपको बाहर का स्ट्रक्चर तो दिखा देती है किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर नहीं दिखाती, इनसाइड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने कोई शख्स खड़ा है, या तो आप उसको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो देख सकते हैं कि उसका फेस कट कैसा है, उसकी फिजिक कैसी है, वो हेल्दी है या लीन है पर्सन, उसकी हाइट क्या है, या फिर जो है वो उसकी आइज़ किस तरह से नज़र आ रही हैं एक्सटर्नली, या फिर आप जो है वो उसका नोज़ का कट किस तरह से है। ये सब उसके एक्सटर्नल फीचर्स हैं। और अगर कोई फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता अगर कोई किसी को कोई एक्सटर्नल जो है वो इशू है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई किसी को स्किन का इशू है, तो वो आपको बाहर से नज़र आ रहा है कि स्किन का ये इशू है, स्किन पर कोई एलर्जी है, स्किन पर रैशेज़ हैं, या फिर कोई कट लग गया है, तो ये आपके एक्सटर्नल जो हैं वो सारे के सारे इश्यूज़ हैं। तो आप लाइट के थ्रू एक्सटर्नल इश्यूज़ को तो डील कर सकते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को तो देख सकते हैं, लेकिन इंटरनली आप नहीं देख सकते। जैसे कि अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो बात करते हैं किसी पेशेंट को या किसी भी इंसान को जो है वो कफिंग है, मुसलसल सीवियर कफ है, अब हमें नहीं पता कि उसकी क्या कॉज है। तो उसकी कॉज इंटरनली हो सकता है, लंग्स में कोई इशू हो, तो हम सामने खड़ा करके उस पेशेंट को ये नहीं बता सकते कि इसके लंग्स में क्या इशू है, अनटिल एंड अनलेस हम उसका कोई चेस्ट एक्सरे करें या हम सीटी स्कैन करें और उसके इंटरनल पार्ट्स को जो है वो विजुअलाइज करें। तो लाइट हमारे पास ऐसा काम नहीं कर सकती कि वो इंटरनल पार्ट्स को विजुअलाइज नहीं कर सकती। तो फिर ऐसा क्या है कि जिसके थ्रू, ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसको यूज़ करके आप जो है वो इंटरनल बॉडी पार्ट्स को जो है वो देख सकते हैं? तो वो जो एनर्जी है आपके पास वो हम यूज़ करते हैं रेडियोलॉजी में। तो रेडियोलॉजी की जो डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रॉड टर्म है रेडियोलॉजी। अब उसके अंडर जो है, इस ब्रॉड टर्म के अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज आ जाती हैं, बहुत सारी मोडालिटीज़ आ जाती हैं। जैसे कि रेडियोलॉजी की हम बात करें तो रेडियोलॉजी में जो बेसिक आपके पास मोडालिटी है वो है एक्सरे। इसके अलावा आपके पास सीटी स्कैन है, एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है, डिफरेंट आपके पास जो है वो मोडालिटीज़ हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे रेडियोलॉजी क्या है। आपने अपने माइंड में ये स्केच जो है वो बनाना है कि आप जिस फील्ड में आ गए हैं उस फील्ड का असल में मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है, और वो किस लिए जो है वो यूज़ की जा रही है हॉस्पिटल सेटअप में।
तो डेफिनेशन की जहाँ तक हम बात करें तो रेडियोलॉजी इज ब्रांच ऑफ मेडिसन कंसर्न्ड विद द यूज ऑफ रेडिएशन एनर्जी। पहली बात तो ये है, रेडियोलॉजी से आपने याद रखना है रेडियो, रेड का मतलब रेडिएशंस। तो रेडिएशन एनर्जी को आप यूज़ कर रहे हैं, वो रेडिएशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो एक्सरे की फॉर्म में हो सकती है, वो गैमा रे की फॉर्म में हो सकती है, वो इसके अलावा आपकी साउंड की फॉर्म में हो सकती है, वो आपके मैग्नेटिक फॉर्म में हो सकती है, या फिर जो आपके रेडियो वेव्स, सिंपली रेडियो वेव्स की फॉर्म में। तो कोई भी आपके पास जो रेडिएशन एनर्जी जो आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है रेडिएशन एनर्जी सच एज एक्सरेज और रेडियो एक्टिव मटेरियल, जिसके थ्रू हम गैमा रेज यूज़ करते हैं, लेते हैं, जिनसे आप, तो इनको आप यूज़ कर रहे हैं, रेडिएशन एनर्जी को आप यूज़ कर रहे हो, किस पर्पज़ के लिए कर रहे हो, डायग्नोसिस के लिए एंड ट्रीटमेंट। तो रेडियोलॉजी बेसिकली क्या है, एक ऐसी ब्रांच है मेडिसिन की जिसमें आप जो है वो रेडिएशन एनर्जी को यूज़ करके या तो बीमारियों का पता चलाते हैं या फिर उन बीमारियों को जो है वो ट्रीट करते हैं। तो डायग्नोस करना और ट्रीटमेंट करना, ये दोनों पर्पसेस हैं आपके रेडियोलॉजी फील्ड के। हम टाइप्स ऑफ रेडियोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट वन टाइप इज़ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। डायग्नोस्टिक वर्ड अगर आपने पहले नहीं सुना हुआ तो अभी जो है वो हम देख लेते हैं। तो डायग्नोस्टिक का मतलब होता है किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को पहचानना। तो जहाँ तक बात करें हम मेडिसन की, तो मेडिसन की या हॉस्पिटल सेटअप की, या आप इस तरह मेडिकल फॉर्म में अगर हम बात करें तो उसमें जो डायग्नोज वर्ड है, इसका मतलब लिया जाता है कि आप किसी बीमारी की तशखीस कर रहे हैं। मतलब इसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो डायग्नोज का मतलब होता है तशखीस करना, पहचानना। तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी ऑफ कोर्स इसलिए होगी, जो ऐसी रेडियोलॉजी की वो टाइप जो कि यूज़ करते हैं हम किसी बीमारी को जानने के लिए, किसी बीमारी को पहचानने के लिए यूज़ करेंगे, उस टाइप को हम कहेंगे डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। तो यहाँ पर जैसे कि आपके पास डेफिनेशन बताई गई है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी इज़ द फील्ड ऑफ मेडिसन दैट यूजेज इमेजिंग मोडालिटीज़ एंड प्रोसीजर्स टू डायग्नोज। क्या वर्ड है यहाँ पर, डायग्नोज। आपने इमेजिंग मोडालिटीज़ को यूज़ किया, ऐसी फील्ड है मेडिसिन की, ऐसी फील्ड है रेडियोलॉजी की जिसमें आप इमेजिंग मोडालिटीज़ को यूज़ करते हैं, और मोडालिटीज़ में जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, डायग्नोज करने के लिए। क्या डायग्नोज करना है आपने, कोई भी इलनेस हो सकती है, कोई डिजीज़ या कोई इंजरी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है और उसका जब तक हम एक्सरे नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि बोन फ्रैक्चर्ड है या बोन जो है वो इस वक्त सेफ है। तो आपने डायग्नोज करना है किसी इलनेस को, डिजीज़ को या इंजरी को। तो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए जो आपके पास रेडियोलॉजी की आपके पास टाइप है जो यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। Diagnostic radiology plays an integral part in the diagnosis of disease or injury. Of course, it has much importance. Another one type of radiology is therapeutic radiology. जो थेराप्यूटिक रेडियोलॉजी है, जैसे कि डायग्नोस्टिक है, उससे थोड़ा सा आपने जो है वो इसको डिफरेंट वे में लेना है, वो इस तरह से डिफरेंट लेना है कि डायग्नोज का मतलब होता है पहचानना, और थेराप्यूटिक, थेरेपी से आपने याद रखना है कि थेरेपी का मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक करना, किसी चीज़ को जो है वो अपनी वापस नॉर्मल कंडीशन में लेकर आना। तो थेराप्यूटिक रेडियोलॉजी आपकी रेडियोलॉजी की वो टाइप है जिसमें आप डिजीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया, लिखा गया, थेराप्यूटिक रेडियोलॉजी यूजेस रेडिएशन एंड न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी। न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी में आप गैमा रेज यूज़ कर रहे होते हैं, दैट प्रोवाइड्स फॉर द एवेलुएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ मेडिकल कंडीशन, इंजरी और इलनेस। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास रेडिएशन थेरेपी है जो कि कैंसर पेशेंट्स में यूज़ होती है। कोई भी ट्यूमर हो उसको जो है वो ख़त्म करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए आप रेडिएशन थेरेपी यूज़ करते हैं। तो वो जो आपके पास टाइप है रेडियोलॉजी की, उसको हम थेराप्यूटिक रेडियोलॉजी कहेंगे। बेसिक आपके पास टाइप्स जो यही दो हैं, डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक। एक और आपके पास जो है वो सब टाइप आ जाती है जिसको हम कहते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी आपकी रेडियोलॉजी की वो टाइप है जिसमें आपने बॉडी को प्रिक करना होता है, आपने बॉडी के अंदर जो है वो अपना कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेकर जाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एंजियोग्राफी की बात करें, आप सबने सुना हुआ होगा कि जब स्टेंटिंग सुना हुआ होगा या फिर एंजियोग्राफी के बारे में जो है वो सुना हुआ होगा, क्योंकि हार्ट डिसीज़ हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिवेल कर रही हैं हमारे आजकल कंडीशंस में। तो एंजियोग्राफी में क्या होता है कि हम एक जो है वो कैथेटर लेकर जाते हैं। कैथेटर्स आप समझ लें, छोटा सा एक प्लास्टिक का पाइप आप समझ लें अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि एंजियोग्राफी जो आपका सब्जेक्ट है वो 7th और 8th सेमेस्टर में जाकर आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए जानना इतना ही ज़रूरी है कि एक कैथेटर होता है जस्ट लाइक प्लास्टिक पाइप।
उस कैथेटर को हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, वेसल्स के अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है। अगर हम कॉरोनरी एंजियोग्राफी कर रहे हैं, मतलब हम हार्ट की वेसल्स की एंजियोग्राफी कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम हार्ट की वेसल्स के अंदर उस कैथेटर को लेके जाएंगे और बॉडी को प्रिक करेंगे, प्रिक करके वहाँ से कैथेटर इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको आप वेसल्स के अंदर लेके जाओगे डायरेक्टली, वहाँ से आप वेसल्स को विजुअलाइज करोगे। तो इस टाइप की रेडियोलॉजी को हम जो है वो कहते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा गया बायोप्सी एंड कार्डियक स्टंटिंग एंड एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी और प्लास्टी में डिफरेंस ये होता है कि एंजियोग्राफी जो है वो आप कर रहे होते हैं फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस और एंजियोप्लास्टी आप कर रहे होते हैं फॉर थेराप्यूटिक पर्पस। तो बायोप्सी आपके पास, अब ये आप समझ सकते हैं कि बायोप्सिस तो जो है वो लैब का काम है, तो ऑफ कोर्स लैब का है, लेकिन बायोप्सी जो है वो इमेजिंग गाइडेड भी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी कर सकते हैं, आप जो है वो इसी तरह से आप डिफरेंट जो है प्रोसीजर्स को यूज़ करके आप बायोप्सिस जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपके पास इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है। मेजर टाइप्स ऑफ इमेज मेडिकल इमेजिंग मोडालिटीज़, मेजर आपके पास कौन कौन सी इमेजिंग मोडालिटीज़ हैं? एक्सरे इमेजिंग, फ्लोरोस्कोपी, मेमोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको हम एमआरआई बोलते हैं, न्यूक्लियर इमेजिंग, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी जिसे हम यूएली पेट स्कैन बोलते हैं, एंड अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। ऑफ कोर्स इसके अलावा, इन सब मोडालिटीज़ के अलावा भी और बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, जैसे जस्ट लाइक एकोकार्डियोग्राफी है आपके पास। तो और भी मोडालिटीज़ हैं, वो भी हम इंशाल्लाह जो है वो देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो अभी इस लेक्चर में या इन स्लाइड्स में आपके पास जो मोडालिटीज़ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे वो इन सब मोडालिटीज़ के बारे में आपने इंट्रोडक्शन देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं एक्सरे इमेजिंग की तरफ, जो कि आपकी बेसिक मोडालिटी है रेडियोलॉजी की। तो एक्सरेज, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर एक्सरेज। एक्सरेज हैं क्या जिनको आप इतना यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऐसी क्या है, ऐसी क्या खासियत है उनमें, ऐसी क्या कौन सी रेडिएशंस हैं वो जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। तो एक्सरेज के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि वो क्या हैं और कैसे डिस्कवर हुई। एक्सरेज वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1895। सबसे पहली बात आपने बहुत अच्छे से देखनी है कि एक्सरेज वर डिस्कवर्ड, नॉट इन्वेंटेड। तो डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड में डिफरेंस आपके पास ये होता है। इन्वेंशन मीन्स क्रिएशन ऑफ अ न्यू थिंग, मतलब ऐसी कोई चीज़ बनाना जो कि पहले दुनिया में मौजूद नहीं थी, उसको हम इन्वेंशन कहते हैं। और डिस्कवरी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी करेक्टरिस्टिक जो कि पहले से दुनिया में मौजूद हो लेकिन लोग उसके बारे में ना जानते हों, और कोई एक शख्स आकर उसके बारे में दुनिया को बताए, लेकिन वो चीज़ एग्जिस्ट करती थी पहले, तो उसको हम कहते हैं डिस्कवरी। तो एक्सरेज वर डिस्कवर्ड, नॉट इन्वेंटेड। एक्सरेज वर फर्स्ट डिस्कवर्ड, पहली बात तो ये होगी कि ये डिस्कवरी है। सेकंड 1895। थर्ड वन किसने डिस्कवर की? विल्हेम रॉन्जन। एक बात आप लोगों ने बच्चों बहुत अच्छे से याद रखनी है कि इसके विल्हेम रॉन्जन जो साइंटिस्ट जिसने ये एक्सरेज डिस्कवर की थी, इसको प्रोनाउंस आपने बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पर जो टी आपके पास लिखा हुआ है रॉन्जन के स्पेलिंग में, दिस टी इज साइलेंट, इसको रोटेंजन टाइप इस तरह से कुछ नहीं बोलना। दिस इज विल्हेम रॉन्जन, विल्हेम रॉन्जन। तो विल्हेम रॉन्जन वो साइंटिस्ट था जिसने 1895 में एक्सरेज को डिस्कवर किया, और 1901 में इस डिस्कवरी की वजह से उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया इन फिजिक्स फॉर दिस अचीवमेंट। ओके, अब दिस डिस्कवरी कॉज्ड वर्ल्ड वाइड एक्साइटमेंट। ये डिस्कवरी एक समझ लें कि एक मेरिकल था जो कि दुनिया में आया और पूरी दुनिया को इसने एक्साइटेड कर दिया, स्पेशली इन मेडिकल फील्ड। बाय 1900 तक सब लोग बहुत जो है वो इस चीज़ को बहुत होपफुली देख रहे थे कि एक ऐसी आपके पास चीज़ जो है वो डिस्कवर होगी, एक ऐसी एनर्जी डिस्कवर होगी है जिसके थ्रू आप इंसानियत को बहुत ज़्यादा सर्व कर सकते हैं। Thus the foundation was laid for a new branch of medicine devoted to imaging the structure and function of body called radiology। और इस तरह से जब एक्सरेज डिस्कवर हुई तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट आया न्यू, जिसको ब्रांच, एक नई ब्रांच बनाई गई मेडिसिन में, जिसमें हम इमेजिंग करते थे स्ट्रक्चर्स की और उसके फंक्शंस देखते थे, और इस ब्रांच को हमने कहा रेडियोलॉजी। अच्छा, अब ये बात तो हमने देख ली कि एक्सरेज डिस्कवर हुई। अब एक्सरेज डिस्कवर कैसे हुई, नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले कि एक्सरेज हैं क्या, हम ये देखते हैं कि एक्सरेज डिस्कवर कैसे हुई। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। वो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि 1890s की बात है कि जब आपके पास बहुत सारे साइंटिस्ट कैथोड रेस पर काम कर रहे थे। आपने 9th 10th के फिज़िक्स में फर्स्ट ईयर में
जो है वो कैथोड रेस के बारे में केमिस्ट्री में जो है वो पढ़ा हुआ होगा कि कैथोड रेस क्या होती हैं। तो कैथोड रेस पर बहुत ज़्यादा जो है वो रिसर्च चल रही थी 1890s में, और जो ये साहब थे विल्हेम रॉन्टन, ये भी उस वक्त कैथोड रेस पर ही काम कर रहे थे। तो एक दिन इनको ख्याल आया कि मैं कुछ अपनी लैब में इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करूं कि बाहर से किसी भी चीज़ की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, ताकि मैं अपनी कैथोड रेस पर जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छे से हो जाए, उसमें कोई भी जो है वो बाहर से कोई आपके पास एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस ना हो। तो उसने क्या किया, अपनी लैब को प्रॉपरली डार्कन कर लिया, मतलब उसने अपनी लैब को हर उस जगह से कवर कर लिया जहाँ से बाहर से कोई लाइट, कोई इस तरह की चीज़ आ सकती थी जो कि इंटरप्ट कर सकती थी उसके प्रोसीजर को, या जो भी वो स्टडी कर रहा था उसको। तो उसने अपनी पूरी की पूरी लैब को डार्कन कर दिया, अंदर से लाइट्स ऑफ कर दी, और फिर वो उसने अपनी जो है वो कैथोड रेस पर स्टडी करना स्टार्ट की। अब कैथोड रेस जो है वो एक ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस होती थी, जिसको हम क्रोक्स ट्यूब कहते थे। वो आपके पास सिंपली एक ट्यूब थी जिसके अंदर जो है वो प्रेशराइज्ड गैस जो है वो फिल की हुई होती थी, और वहाँ से कैथोड रेस जब प्रोड्यूस होती थी तो उनको स्टडी करते थे। अब वो उन कैथोड रेस को स्टडी कर रहा था, तो उसने ये देखा कि उसकी लैब में कुछ ऐसा हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपके पास एक ट्यूब है और उसमें से कैथोड रेज जो हैं वो निकल रही हैं, तो उसने एक चीज़ नोटिस की, और वो ये थी कि उस ट्यूब के पास साइड पर एक मेटल की प्लेट पड़ी थी, जो कि इंसिडेंटली जो है वो एक्सीडेंटली वहाँ पर रखी गई, सॉरी, जो कि एक्सीडेंटली जो है वो वहाँ पर रखी हुई थी, उसका कोई ऐसा पर्पस नहीं था रखने का, जस्ट वो वैसे ऑफ कोर्स साइंटिस्ट की लैब भी तो वहाँ पर बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो पड़े हो सकते हैं। तो वहाँ पर ट्यूब के पास एक मेटल की प्लेट पड़ी थी, और वो मेटल था बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड। तो बेरियम प्लेटिनोसाइड जो है वो क्या करता है, वो एक ग्लोइंग मटेरियल है, यानी कि उसके ऊपर अगर आप कोई ऐसी एनर्जी जो है वो फॉल करवाएं तो वो ग्लो करेगा। तो उसने क्या किया, लेकिन वहाँ पर उस वक्त तो कोई लाइट नहीं थी कि वो ग्लोइंग जो है फिनोमेना प्रोड्यूस करे, तो उसने कहा बाहर से भी कोई लाइट नहीं आ रही, अंदर की भी सारी लाइट्स ऑफ हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो आपके पास ये मेटल की प्लेट है ये ग्लो कर रही है। अब उसने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। ऑफ कोर्स साइंटिस्ट है ना, हमारे जैसा कोई शख्स होता तो ऑफ कोर्स साइंटिस्ट की जो माइंड्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि वो हर चीज़ का लॉजिक देखना चाह रहे होते हैं। तो उसने इसका लॉजिक फाइंड करने के लिए क्या किया कि वो उस मेटल की प्लेट को, ये जो आपके पास ट्यूब थी, उसके करीब लाता गया। अब जैसे जैसे वो उस ट्यूब के करीब ला रहा था उस मेटल की प्लेट को, वो मेटल की प्लेट मज़ीद ग्लो कर रही थी। अच्छा, उसने देखा कि इसका मतलब इस ट्यूब में ऐसा कुछ है जो कि इस मेटल को ग्लो करवा रहा है। ऑफ कोर्स कैथोड रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स सबको पता था, तो उसने कहा कैथोड रेस तो ये काम नहीं कर सकती, तो ऐसा कुछ इससे अलावा कोई है, कैथोड रेस के अलावा कोई ऐसी बात है। तो उसने क्या किया कि जो मेटल की प्लेट थी उसके दरमियान में और ट्यूब के दरमियान, मेटल की प्लेट और ट्यूब के दरमियान में उसने डिफरेंट मटेरियल्स रखना स्टार्ट कर दिए। उसने फॉर एग्जांपल एक मटेरियल रखा, जैसे वुड की बात कर लें, कुछ ऐसा मटेरियल रखा कि जिसमें से जो आपकी जब वो दरमियान में आया तो मेटल की प्लेट ने ग्लो करना ख़त्म कर दिया। अब उसने दोबारा से वो दरमियान की जो हडल थी वो हटाई, तो वो प्लेट जो है वो दोबारा ग्लो करने लगी। अब उसने ये सोचा कि इस ट्यूब में से कोई ऐसी एनर्जी निकल रही है, कोई ऐसी रेज निकल रही हैं जो इस मेटल की प्लेट को ग्लो करवा रही हैं। ऑफ कोर्स उसको नहीं पता था कि ये कौन सी रेज हैं। तो मैथमेटिक्स में एक रूल आप लोगों को पता होगा, ऑफ कोर्स एफएससी में नहीं किसी ने मैथ्स की हुई, लेकिन मैट्रिक तक सब मैथ्स करते हैं। तो मैथमेटिक्स का एक रूल है कि जिसमें अननोन वैल्यू के लिए हम एक्स यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट, जहाँ पर भी आपको अननोन वैल्यू होती थी हम एक्स के तौर पर उसको जो है वो लेते थे। तो उसने क्या किया, उन रेस को उसने एक्स रेस का नाम दे दिया। विल्हेम रॉन्टन ने उन अननोन रेस को एक्स रेस का नाम दे दिया कि ये एक्स रेज हैं, कोई भी ऐसी रेज है जिनके बारे में अभी मुझे नहीं पता, जो कि इस मेटल की प्लेट को ग्लो करवा रही हैं। अब उसके बाद उसने डिफरेंट मटेरियल्स रखना स्टार्ट किए प्लेट और ट्यूब के दरमियान में, और एंड पर उसने क्या किया कि अपना दरमियान में हैंड रखा, अपना हाथ रखा उस ट्यूब और मेटल की प्लेट के दरमियान में। तो उसने ये देखा कि जब उसने अपना हाथ दरमियान में रखा है तो जहाँ जहाँ पर उसके हैंड की बोन्स थी वहाँ वहाँ पर ग्लो नहीं हो रहा, जबकि बाकी जो उसके सॉफ्ट टिश्यू एरिया थे वहाँ से एक्सरेज जो है वो गुजर गई और प्लेट जो है वो ग्लो कर रही थी। तो यहाँ से उसने जो है वो अपने माइंड में एक आइडिया निकाला कि अगर हम इन एक्सरेज को यूज़ करें तो हम बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इस आइडिया को उसने फिर जो है वो प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया, और इस तरह से अप्लाई किया कि 1895 में ऑलमोस्ट ये नवंबर की बात है। तो नवंबर 1895 में
8 नवंबर 1895 की बात है जब उसने ये एक्सरेस डिस्कवर की, और 1896 जनवरी फेब की बात है कि जो उसने पहला जो है वो मेडिकल इमेज जो है वो दुनिया के सामने पेश कर दिया, और वो उसकी वाइफ का जो है वो हैंड का इमेज था जो कि उसने दुनिया के सामने पेश किया, और विद इन 1 मंथ उसने एक्सरेस की वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दुनिया को बता दी जो कि हमें आज पता है, ठीक है। इसी वजह से उसको 1901 में नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये तो थी एक्सरेज की डिस्कवरी। तो अब एक्सरेज को अगर हम मजीद मॉडिफाई करना चाहें, उसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो वो क्या है। अब जैसे जैसे उसने करेक्टरिस्टिक्स जो उसने देखी 1 मंथ, विद इन 1 मंथ उसने वो सारी एक्सरेज को स्टडी किया और फिर उसकी करेक्टरिस्टिक्स दुनिया को बताई, तो वो क्या क्या थी। तो एक्सरेज जो है वो क्या है, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। रेडिएशन जो है वो दो तरह की होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकुलेट। रेडिएशन क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि रेडिएशन क्या होती है। तो रेडिएशन जो है वो कोई भी ऐसी एनर्जी है जो कि किसी एक सोर्स से एमिट होने के बाद ट्रेवल कर रही है, तो उसको हम रेडिएशन कहते हैं। तो रेडिएशन दो तरह की होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट रेडिएशन होती है जो पार्टिकल फॉर्म में होती है, जैसे कि आपने सुना हुआ होगा अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, तो वो पार्टिकुलेट रेडिएशन है। जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं ये आपके पार्टिकुलेट से डिफरेंट होती हैं। तो एक्सरे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक फॉर्म है, एक टाइप है, विद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, जिनकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बहुत हाई होती है। X-rays lie between ultraviolet radiation and gamma radiation on electromagnetic spectrum। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यह है कि हमने रेडिएशंस को, जो भी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उन सबको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो कैटेगराइज कर लिया, एक ग्राफ टाइप बना लिया, एक टेबल बना लिया। तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर जो जिसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी है उसको ऊपर रखा, उससे नीचे, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से एनर्जी, वेवलेंथ और जो फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनको कैटेगराइज कर लिया, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो एक्सरेज जो हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और गैमा रेडिएशन, इन दोनों के दरमियान में जो है वो पाई जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। बिकॉज एक्सरेज कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड मटेरियल एंड अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स, दे आर वाइडली यूज्ड इन डायग्नोस्टिक मेडिकल इमेजिंग। तो जो आपके पास एक्सरे है इसके ऊपर ना तो कोई चार्ज होता है ना ही इसका कोई मैस है, इट इज़ जस्ट a form of energy. X-ray has no charge, no mass, it is just a form of energy. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन जो है वो क्या है, एक्सरेज किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं हम। ऑफ कोर्स हमारे पास जो नेचुरल एक्सरेज हैं वो जहाँ जहाँ पर मौजूद हैं हम वहाँ पर जाकर सेटअप अपना नहीं बना सकते। अब हर जगह तो एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने एरिया में कहीं भी एक्सरे का सेटअप लगाना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगा, वहाँ पर नेचुरली एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं हो रही, वहाँ पर नेचुरली मौजूद नहीं है, तो हम खुद से जो है वो प्रोड्यूस करवाएंगे। तो वो किस तरह से प्रोड्यूस करवाते हैं, एक्सरे फोटोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बीम, जो कि मैं आपको आगे डायग्राम से जो है बताती हूँ कि ये आपके पास जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप एक्सरेज प्रोड्यूस करवाते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं एक्सरे ट्यूब। तो ये जो आपके पास एक्सरे ट्यूब है इसमें क्या होता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो वो जो पार्ट्स हैं आपके पास कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, कुछ इंटरनल पार्ट्स हैं। तो अभी फ़िलहाल हम एक्सरे की प्रोडक्शन देख रहे हैं तो हम इंटरनल पार्ट्स को देखेंगे। इंटरनल पार्ट्स आपके पास ये हैं, दिस वन इज़ कैथोड, और ये आपके पास जो है वो एनोड है। कैथोड नेगेटिव साइड है, एनोड जो है वो इस ट्यूब की पॉजिटिव साइड है। अब कैथोड के ऊपर यहाँ पर आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा, ये है एक हल्की सी जो छोटी सी वायर टाइप आपको नज़र आ रही होगी, इस वायर को हम कहते हैं फिलामेंट। ये एक कॉइल ऑफ वायर है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। इसको जब हम हीट अप करते हैं कैथोड जो फिलामेंट है, जब हम फिलामेंट को हीट अप करते हैं तो इससे क्या होता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस हीट की वजह से बाहर निकल आते हैं। मतलब इस फिलामेंट जो भी आपके जिस भी मटेरियल का फिलामेंट बना हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से बॉयल ऑफ हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहेंगे थर्मियोनिक एमिशन। इस प्रोसेस के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ऑफकोर्स ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है। तो जो पॉजिटिव साइड है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और दूसरा ये बात कि हमने इन दोनों के दरमियान में, कैथोड और एनोड के दरमियान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अप्लाई किया हुआ होता है। तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। जब ये एनोड की तरफ मूव करते हैं तो जैसे ही ये जाकर एनोड के साथ स्ट्राइक करेंगे तो ये अपनी एनर्जी एनोड को प्रोवाइड करेंगे और वो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है फिर किस में,
आपकी एक्सरेज में। और एक्सरेज में और एक और टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको हम हीट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से मूव करके एनोड पर स्ट्राइक करते हैं तो दो तरह की एनर्जीज प्रोड्यूस होती हैं, हीट और एक्सरे। हीट को आप डिसिपेट करवा देते हैं डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, और जबकि जो आपकी एक्सरेज हैं उनको आप रेडियोलॉजी में यूज़ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं X-ray photons are produced by an electron beam that is accelerated to a very high speed and strikes a target। तो जो टारगेट है आपका वो ये एनोड है। The electrons that make up the beam are emitted from a heated cathode filament। जो कि इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ से आ रहे हैं, फिलामेंट से आ रहे हैं। और फिलामेंट से कैसे आए कि हमने उसको हीट किया। हीट कैसे किया, करंट प्रोवाइड करके। The electrons are then focused and accelerated by an electrical field, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया हुआ है, towards an anode target। और इसके बाद आपके पास क्या हो रहा है, the X-rays are produced from electrons that have been accelerated in tube from cathode to anode। इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपके पास एक्सरेज प्रोड्यूस हुए। एमिशन अकर्स व्हेन फिलामेंट इज हीटेड। अच्छा, वो जो आपको थर्मियोनिक एमिशन वाला जो प्रोसेस है कि कैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट होते हैं फिलामेंट से, वो बताया गया है। एमिशन अकर्स व्हेन फिलामेंट इज हीटेड बाय पासिंग करंट। जब हम करंट प्रोवाइड करते हैं फिलामेंट को तो फिलामेंट हीटअप होता है और उससे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉयल अप हो जाते हैं। व्हेन द फिलामेंट इज हॉट इनफ, जब फिलामेंट इतना ज़्यादा हॉट हो जाता है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन थर्मल एनर्जी sufficient to overcome the energy binding to the electron to the metal of filament। अब होता यह है कि जब आप फिलामेंट को इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो उस एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल को जो है वो छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। आफ्टर एक्सेलरेशन दे विल बी स्टॉप्ड एट मेटेलिक टारगेट एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। आगे उनके क्या लगा हुआ है, एक आपके पास टारगेट है जिसको एनोड कहते हैं, एनोड टारगेट है, उस पर जाकर वो स्ट्राइक करते हैं। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एनर्जी विल प्रोड्यूस हीट। मोस्टली आपके पास इलेक्ट्रॉन 99% जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हीट प्रोड्यूस करेंगे, वाइल 1% इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टोटल आर यूज्ड इन एक्सरे फॉर्मेशन। और वो जो एक्सरे फिर आपके पास बनती है उस एक्सरे को आप यूज़ कर लेते हैं रेडियोलॉजी में। तो एक्सरे जो आप अब बन गई वो आपके किस तरह से काम आएगी। एक्सरे कैन पास ऑल द वे थ्रू द बॉडी। एक्सरे आपकी पेशेंट की बॉडी से पास कर सकती है, बी डिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड, या स्कैटर हो सकती है, बी एब्जॉर्ब। तो ये तीन फिनोमेनाज हैं। जब आप एक्सरे को पेशेंट पर फॉल करवाते हैं तो ये तीन फिनोमेनाज हो सकते हैं, या तो वो बिल्कुल ही पास कर जाए पेशेंट की बॉडी से, या फिर पेशेंट की बॉडी के साथ स्ट्राइक करके अपने डायरेक्शन को चेंज कर ले, स्कैटर हो जाए, या फिर टोटली उसकी पेशेंट की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। तो मटेरियल्स दैट इनहिबिट द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ऐसे मटेरियल बॉडी के वो पार्ट्स जो कि अपने अंदर से एक्सरेज को पास नहीं होने देते और उनको वहीं स्टॉप कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं रेडियो ओपेक। यहाँ पर आपके पास एक ओ आएगा, सॉरी बच्चों, रेडियो ओपेक। वाइल दोज दैट अलाउ रेडिएशन टू पास मोर फ्रीली आर रेफर टू एज रेडियोल्यूसेंट। और ऐसे मटेरियल्स बॉडी के वो पार्ट्स जो कि इजीली एक्सरेज को पास होने देते हैं अपने अंदर से, उनको हम कहते हैं रेडियोल्यूसेंट। तो जब एक्सरेज आपकी बॉडी पर, पेशेंट की बॉडी पर ऑफ कोर्स जो है वो फॉल करती हैं, तो वो किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं, कैसे जो है वो आपका इमेज बनता है। When X-rays pass through the examined patient's body, depending on the organs and tissue lie along the path, different levels of energy reach the X-ray detector or film। अब होता आपके पास ये है कि जैसे यहाँ पर आपके पास ये दिखाया गया है, ये आपका पेशेंट है, ये आपका जो है वो पेशेंट है, और ये आपकी एक्सरेज आ रही हैं, इनकमिंग एक्सरे। ऑफ कोर्स अब पेशेंट के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि ये दिखाया गया, स्किन भी है, फैट है, ये अगर लंग्स हैं, ठीक है, ऊपर आपके थॉरक्स में ये लंग्स हैं, बोन है, सॉफ्ट टिश्यू है। तो डिफरेंट आपकी बॉडी के अंदर जो है वो पेशेंट की बॉडी में पार्ट्स होंगे। तो जब एक्सरे जो है वो पेशेंट की बॉडी पर फॉल करती है तो क्या होता है, पेशेंट की बॉडी के अंदर हर ऑर्गन, हर टिश्यू जो है वो अपने डेंसिटी, अपने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो या तो एक्सरेज को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर उनको पास होने देगा, या फिर कुछ एक्सरेज उसमें से पास हो जाएंगी, कुछ जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ये डिपेंड कर रहा होता है सारे का सारा स्ट्रक्चर पर और आपकी एक्सरे की एनर्जी पर। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये जो लंग्स थे, इन लंग्स में से इजीली आपकी जो एक्सरेज हैं वो पास कर जाएंगी, और एंड पर आपको जो इमेज मिलेगा जहाँ पर एयर होगी, यानी कि लंग्स के अंदर एयर होती है, तो वो आपको ब्लैक नजर आएगा। अब अगर हम बात करते हैं बोन की, तो बोन आपके पास एक सॉलिड मटेरियल है, तो इसके पास ये क्या करता है, सारी की सारी एक्सरेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और एंड पर जो इमेज डिटेक्टर होता है
वहाँ पर आपकी एक्सरेज नहीं पहुँच पाती, तो बोन आपको वाइट नजर आएगी। फिर अगर हम बात करें सॉफ्ट टिश्यू की, तो सॉफ्ट टिश्यू में से कुछ पास कर जाती हैं, कुछ जो है वो स्कैटर हो जाती हैं, कुछ एब्जॉर्ब। तो ये इन सारे फिनोमेना के थ्रू जो सॉफ्ट टिश्यू आपको जो नजर आता है इमेज पर, वो ग्रे नजर आएगा। तो आपकी अटेनुएशन, अब ये सब के सब जो प्रोसेस हो रहा है, आपकी कुछ एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ स्कैटर हो रही हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अटेनुएशन। मतलब आपकी बीम जो है वो अटेनुएट कर गई। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बीम जो फॉल कर रही थी पेशेंट के ऊपर, उसमें और जो एंड पर आपकी इमेज रिसेप्टर पर पहुंचेगी, उसमें जितना डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे अटेनुएशन हुई है। तो अटेनुएशन इज द रिडक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम एज इट ट्रेवर्सेस मैटर। जैसे जैसे आपकी एक्सरे बीम मैटर को जो है वो क्रॉस कर रही है, इनके पेशेंट की बॉडी से गुजर रही है, तो उसकी इंटेंसिटी में कमी आ रही है। उस इंटेंसिटी में जो आपकी रिडक्शन हो रही है, उस रिडक्शन को हम कहते हैं अटेनुएशन। और ये जो अटेनुएशन है या जो रिडक्शन है, वो किस वजह से हो सकती है? रिडक्शन में भी कॉज बाय एब्सॉर्प्शन। वो या तो ये हो सकता है कि वो आपकी एक्सरे से एब्सॉर्ब हो गई, या फिर जो है वो डिफ्लेक्ट कर गई, स्कैटर हो गई फ्रॉम द बीम, and can be affected by different factors such as beam energy and atomic number of absorber. Of course, जो भी जिस भी ऑर्गन से वो गुजर रही है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, और कितनी एनर्जी की आपने एक्सरे जो है वो भेजी है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है कि अटेनुएशन कितनी होगी। रेडियो डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सब्सटेंस थ्रू विच द रेडिएशन पासेस। आपके एंड पर जो इमेज पर कौन सा स्ट्रक्चर कितना कैसा नजर आएगा, किस कलर में नजर आएगा, जो आपकी रेडियोलॉजी है बच्चों, इट इज़ द फील्ड ऑफ ब्लैक एंड वाइट। ये ब्लैक और वाइट इन दो रंगों पर जो है वो बेस कर रही होती है। या तो कोई चीज़ ब्लैक है या वाइट है, या फिर इन बिटवीन ब्लैक और वाइट के दरमियान में ग्रे शेड आता है। तो आपकी जो इमेजिंग है ये अभी ब्लैक और वाइट के गिर्द जो है वो घूम रही होती है। हाँ, अब जो आपकी कुछ एडवांस्ड फॉर्म आ गई है एनर्जी की, उसमें जो है वो कलर्स ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन बेसिकली आपकी जो रेडियोलॉजी है, इट इज़ द फील्ड ऑफ ब्लैक एंड वाइट कलर्स। तो जो एंड पर आपके पास इमेज आता है वो ब्लैक नजर आएगा, वाइट नजर आएगा, ग्रे नजर आएगा, कैसा नजर आएगा, ये डिपेंड करता है उस सब्सटेंस पर जिसमें से आपकी एक्सरेज पास कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हम किसी का पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करेंगे, तो चेस्ट एक्सरे में आपके लंग्स भी हैं, चेस्ट रीजन में ऑफ कोर्स लंग्स भी नजर आएंगे आपको, जो है वो दरमियान में मेडिएस्टिनम हार्ट जहाँ पर आपका लाई कर रहा होता है वो भी नजर आएगा आपको, जो है वो रिब्स जो बोन्स हैं वो भी नजर आएंगी। तो बोन्स आपको वाइट नजर आएंगी, लंग्स आपको ब्लैक नजर आएंगे, जो दरमियान की मेडिएस्टिनम है वो आपको ग्रे एरिया में नजर आएगी। तो ये डिपेंड कर रहा होता है किस स्ट्रक्चर से एक्सरेज पास करनी है। वीकर एब्जॉर्बर्स जैसे कि आपकी एयर है लंग्स के अंदर, यानी कि वो एब्जॉर्ब नहीं कर रही, सारी की सारी एक्सरे पास कर गई हैं, तो वो आपको ब्लैक नजर आएगा। ग्रेटर एब्जॉर्बर्स जैसे कि बोन्स हैं, तो वो आपको वाइट नजर आएंगे, और इनके दरमियान के जो सब्सटेंस होंगे वो आपको ग्रे नजर आएंगे। X-ray pass through the body to varying degrees. Higher atomic number structures block X-rays better, just like bone. और जो lower atomic number के structures होते हैं वो आपकी X-rays को पास कर होने देते हैं, जैसा कि आपकी air। तो ये आपको बताया गया है कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी की हुई होगी कि किस तरह से जो है वो पेशेंट एनाटॉमिकल पोजीशन में लाई करता है, या किस तरह से पेशेंट एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा होता है। तो बेसिकली आपने हर जो भी आपने पोजीशन बनानी होती है वो इसी पोजीशन के अकॉर्डिंग बनानी होती है कि पेशेंट की बॉडी की एनाटॉमी को मद्देनजर रखते हुए आपने सारी की सारी पोजीशन जो है वो बनानी है, जिनके थ्रू आप डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो है करते हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे, एब्डोमिनल एक्सरे, स्कल एक्सरे, डिफरेंट आप कर सकते हैं। तो 5 बेसिक रेडियोग्राफिक डेंसिटीज हैं, वो कौन कौन सी हैं? अगर एयर है तो वो ब्लैक नजर आएगी, फैट आपको ग्रे नजर आएगी, सॉफ्ट टिश्यू है, फ्लूइड है, तो वो ग्रेइश ब्लैक नजर आएगा, बोन्स आपको ब्राइट नजर आएंगी, और अगर कोई मेटल है बॉडी के अंदर, कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, तो वो आपको एक्स्ट्रा ब्राइट नजर आएगा। जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी बोन्स हैं, तो ये आपको वाइट नजर आ रही हैं, लेकिन ये दरमियान में एक मेटल है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ये पेशेंट है जिसने कोई कॉइन जो है वो आपने देख उसने खा लिया है, तो वो कॉइन आपको जो है वो नज़र आ रहा है, उसने कॉइन अपने अंदर ले गया, वो अपने माउथ के थ्रू गलती से या जैसे भी, तो वो कॉइन आपको, कॉइन मेटल है तो वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये जो मेटल है ये आपको एक्स्ट्रा ब्राइट नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू बोन्स। तो ये आपकी बोन्स है जो कि आपको ब्राइट नज़र आएंगी, मेटल आपको एक्स्ट्रा ब्राइट नज़र आएगा। इसके अलावा आपको ये जो सॉफ्ट टिश्यू है दरमियान में, ये आपको ग्रे शेड में नज़र आएंगे, और अगर जो है वो एयर होगी तो वो आपको जेट ब्लैक नज़र आएगी, और अगर आपका कोई फ्लूइड वगैरह है तो वो आपको ग्रेइश ब्लैक नज़र आएगा। तो ये एक्सरे आप जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो किस तरह से एक्सरे का प्रोसीजर आप परफॉर्म करते हैं, तो ऑफ कोर्स उसके लिए आपको एक्सरे इमेजिंग सिस्टम जो है वो
चाहिए होता है। एक्सरे इमेजिंग सिस्टम के बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों आपके पास। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग कंसोल, सेकंड वन हाई वोल्टेज जनरेटर एंड थर्ड वन इज एक्सरे ट्यूब। तो एक्सरे ट्यूब के बारे में तो आप ऑलरेडी जो है वो हम पीछे देख चुके हैं कि एक्सरे ट्यूब का क्या काम है। तो उसने एक्सरेज प्रोड्यूस करवानी है, ठीक हो गया। यहाँ पर ऑपरेटिंग कंसोल है। ऑपरेटिंग कंसोल क्या काम है, इसके नाम से पता चल रहा है कि हमने पूरा का पूरा जो ऑपरेट करना है अपना सिस्टम वो इस कंसोल के थ्रू करना है। तो यहाँ से आप करंट कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब बातें जो आपने कंट्रोल करनी होती है वो आप ऑपरेटिंग कंसोल के थ्रू करते हैं। फिर आपके पास हाई वोल्टेज जनरेटर है। ऑफ कोर्स पूरे के पूरे सिस्टम को जो एनर्जी प्रोवाइड करनी है वो ये जनरेटर प्रोवाइड करेगा। तो एक्सरे इमेजिंग सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या होता है, दिस सिस्टम इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट कैथोड विद हाई काइनेटिक एनर्जी फोकस टू अ स्मॉल टारगेट एट एनोड। तो बेसिक इसका जो फंक्शन आपके पास यही है पूरे के पूरे एक्सरे इमेजिंग सिस्टम का, कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हों और हाई एनर्जी के साथ प्रोड्यूस हों और वो जाकर आपके एनोड पर जो है वो फोकस्ड कर जाएं, स्ट्राइक करें और वहाँ से आपकी एक्सरेज प्रोड्यूस करें। तो अब हम एक एक जो है वो पार्ट को देख लेते हैं। ऑपरेटिंग कंसोल की बात करें तो ऑपरेटिंग कंसोल क्या करता है, कंट्रोल कर रहा है एक्सपोजर फैक्टर्स। अब ये एक्सपोजर फैक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ पर दो आपको एक्सपोजर फैक्टर्स बताए गए हैं, केवीपी एंड एमएस। केवीपी बच्चों है किलो वोल्ट पीक। जो किलो वोल्ट पीक है वो यूनिट होता है एनर्जी का यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर एम ए यानी मिली एम्पेयर ये यूनिट है करंट का, और एस का मतलब है सेकंड्स, तो मिली एम्पेयर सेकंड्स। ये इसका आपके पास मीनिंग ये हो गया कि करंट आप प्रोवाइड करें और कितने टाइम के लिए प्रोवाइड करें, ठीक है। तो आप अपनी एक्सरे ट्यूब को करंट कितना प्रोवाइड कर रहे हैं और कितनी देर के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपके पास एमएस है। और कितनी एनर्जी प्रोवाइड करें, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आप जो है वो हमने देखा था लास्ट स्लाइड्स में, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे थे, जो मैंने आपको ये कहा था कि कैथोड और एनोड के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो वो कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके पास केवीपी की फॉर्म में होती है। तो इन सब एक्सपोजर फैक्टर्स को कंट्रोल करना किसका काम है, ऑपरेटिंग कंसोल का। कंट्रोल्स द मशीन फंक्शन, जितने भी बाकी फंक्शन हैं उन सबको कंट्रोल कर रहा होगा। जनरेटर का क्या काम है, प्रोवाइड हाई वोल्टेज एंड करंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक्सरे मशीन। और एक्सरे ट्यूब का काम है एक्सरेज प्रोड्यूस करना। अब ये जो एक्सपोजर फैक्टर्स हैं आपके पास, इनको हम थोड़ी सी डिटेल में देख लेते हैं। केवीपी क्या है और एमएस क्या है। किलोवोल्ट पीक इज द पीक वोल्टेज अप्लाई टू एक्सरे ट्यूब। ऑफ कोर्स जो आप एक्सरे ट्यूब को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी किलोवोल्ट पीक की फॉर्म में। एनर्जी का वैसे यूनिट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बच्चों, लेकिन रेडियोलॉजी में हम इसका यूनिट किलोवोल्ट पीक यूज करते हैं। इट डिटरमिन्स द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इट आल्सो डिटरमिन्स द ट्यूब करंट इन स्पेस चार्ज रीजन। अब आपके पास होता ये है कि जब आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो एनर्जी जितना भी आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, करंट आप प्रोवाइड कर रहे हो फिलामेंट को, ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है, करंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना प्रोवाइड कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपने प्रोवाइड करना है फिलामेंट को। एनर्जी आपने प्रोवाइड करनी है उस फिलामेंट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को। तो आप जितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपके पास उतनी ही एनर्जी की एक्सेस प्रोड्यूस होंगी। अगर आप कम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो कम एनर्जी की एक्सेस प्रोड्यूस होंगी, अगर आप ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी की एक्सेस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। और दूसरी बात जो आपने करंट प्रोवाइड करना है उसका जो है वो रिलेशन किस चीज़ से होता है कि अगर आप ज़्यादा करंट प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे फिलामेंट से, ठीक है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। तो एमएएस जो आपके पास आ जाती है, करंट जो है वो आपकी रिलेट कर रही होती है एक्सरे की क्वांटिटी के साथ, मतलब कितनी एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी वो डिपेंड करता है एमएएस पर। और कितनी एनर्जी की प्रोड्यूस होंगी वो डिपेंड करेगा आपकी केवीपी पर, कि कितनी एनर्जी आपने इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड की है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप केवीपी को चेंज करते हैं, अगर आपने एनर्जी जो है वो बढ़ा दी तो हमारे पास होता ये है कि जब हम एमएएस को चेंज करते हैं ना, यानी मिली एम्पेयर को, और उसके टाइम को जब हम चेंज करते हैं, करंट को जब हम चेंज करते हैं, तो फ़र्क पड़ता है सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। यानी कि अगर कम एमए है, कम करंट है तो कम इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे फिलामेंट से। ज़्यादा आपके पास आपने करंट प्रोवाइड कर दिया तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसके आपके फिलामेंट से। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी नंबर ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाएंगी, जिसमें से 99% इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे, और 1% जो है वो आपके पास एक्सरेज प्रोड्यूस करेंगे। अब वो 99% हीट क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतनी इनफ एनर्जी नहीं है कि वो आपकी जो है वो एक्सरेज प्रोड्यूस कर सके, तो वो जस्ट हीट प्रोड्यूस करते हैं।
तो केवीपी को बढ़ाने से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है आपके पास कि केवीपी को जब हम बढ़ाते हैं तो केवीपी का ताल्लुक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से नहीं है लेकिन नंबर ऑफ एक्सरेज से है। वो किस तरह से है कि जब आप केवीपी बढ़ाओगे, जब आप एनर्जी बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास पहले कम एनर्जी थी, जो सिर्फ हीट प्रोड्यूस कर सकते थे, अब उनको भी आपने इतनी एनर्जी दे दी कि वो एक्सरेज प्रोड्यूस करने के काबिल हो गए। तो क्या होगा, आपकी अल्टीमेटली एट द एंड आपकी एक्सरेज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी और ज़्यादा एनर्जी की प्रोड्यूस होंगी। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है आपकी केवीपी का। फिर आपके पास मिली एम्पेयर है जो कि करंट है, मेजर फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द क्वांटिटी ऑफ एक्सरेज एंड इज देयर फॉर गुड इंडिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड विद द मशीन। अब एम एस जो फैक्टर है, यानी कि एस आप यहाँ पर आ गया टाइम, तो टाइम मल्टीप्लाई बाय मिली एम्पेयर्स अफेक्ट्स फिल्म डेंसिटी बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ एक्सरे फोटॉन्स। जितनी ज़्यादा एक्सरेज होंगी उतने ही उसी के अकॉर्डिंग आपके पास इमेज फॉर्मेशन होगी विच रीच द फिल्म इमल्शन। फिल्म इमल्शन क्या है, आपकी जो हम इमेज रिसेप्टर बच्चों जो यूज़ कर रहे होते हैं एक्सरे में, वो एक उसको हम फिल्म कहते हैं, ठीक है। उस फिल्म के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट उसका होता है बेस और एक होता है इमल्शन। बेस जस्ट उसको जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, रिजिडिटी का मतलब है एक जो है फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है, और इमल्शन जो है उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि जब उनके साथ एक्सरेज फ्राई करती हैं तो वो केमिकल जब चेंज होता है तो आपके इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने जो है वो एक्सरे इमेजिंग सिस्टम देखा, एक्सरेज के बारे में देखा। होप सो आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी और आपने ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना है। और जिसको जो क्वेश्चन होगा, जिसका अगर किसी को कोई समझ नहीं आई इन पॉइंट्स में से या जिसकी कोई क्यूरी है, तो वो इंशाल्लाह हम जो जूम आपकी क्लास होगी जूम ऐप पर, उसमें हम डिस्कशन कर लेंगे। तो आपने ये लेक्चर ध्यान से सुनना है, लेक्चर जो आपकी जूम क्लास है उससे पहले, और फिर हम इस लेक्चर की डिस्कशन कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ बच्चों।